सर प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, एक्सेस डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई और शॉर्ट रन, ये तीनों चैप्टर आपस में कनेक्टेड है। मैं स्टूडेंट को हमेशा बोलता हूँ, जो भी स्टूडेंट जब चैप्टर्स पढ़ेगा ये तीनों को साथ में पढ़ना, एक को भी छोड़ोगे ऐसा मत करना कि एक को पढ़े एक को छोड़ दिए, ये तीनों साथ में चलते सर। आपने एक को भी छोड़ा ना सर तो थोड़ी दिक्कत आएगी आपको। ठीक है, इसका जो थर्ड वाला है प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, वो थियोरेटिकल है, बट ये दो तो प्रैक्टिकल है सर। एग्रीगेट डिमांड और शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, ये दोनों प्रैक्टिकल है, इनसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आते हैं सर। ठीक है, चलो ध्यान देते हैं, स्टार्ट करते हैं सर। सबसे पहला दिया हुआ है कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। सर एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, हमने पहले भी समझा था सर। एग्रीगेट डिमांड वर्ड का मतलब होता है सर सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर, जो एक कंज्यूमर प्लान कर रहा है, खर्चा नहीं किया सर, प्लान कर रहा है, उसको हम बोलते हैं सर एग्रीगेट डिमांड। जो भी एक कंज्यूमर साल भर में गुड्स एंड सर्विसेज परचेस करने का प्लान कर रहा है फ्रॉम हिज इनकम, दैट इज नोन एज एग्रीगेट डिमांड। इस चीज का ध्यान रखना, एग्जामिनर आपसे ये वर्ड चाहेगा सर। ठीक है, प्लान टू इनकर, खर्चा थोड़ी को है सर, अभी तो मैं सिर्फ प्लानिंग कर रहा हूं कि सर कौन कौन से गुड्स या सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस होंगे इकोनॉमी में उनको परचेस करने का विद डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, क्योंकि सर अगर मेरी इनकम चेंज होती है तो मेरी डिमांड भी चेंज होती है सर। इसके बाद आती है एडी शेड्यूल। अब मेरी बात यहां से ध्यान से सुनना, इस चैप्टर से दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक आता है नीचे कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, इसका क्वेश्चन आता है जहां पर आपको 2 कंपोनेंट 3 कंपोनेंट लिखने के लिए देता है। दूसरा इस टाइप का क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीगेट डिमांड, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। जब अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आया तो इस केस में सर आपको एडी का शेड्यूल भी बनाना है और डायग्राम बनाना है। अगर आप डायग्राम नहीं बनाओगे वो मार्क्स काट देगा, वो बोलेगा नहीं डायग्राम बनाने, आपको बनाना है, डीम्ड है। अगर एडी शेड्यूल बोल दिया चुपचाप वहां डायग्राम बना के आना सर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज को ध्यान रखना। जब आप एडी शेड्यूल बनाओगे तो सर एक सिंपल सी बात है, आप इनकम और एग्रीगेट डिमांड लोगे, आप इनकम और डिमांड अपने बेसिस में ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, आपको जो फिगर्स लेना ले सकते हो, जैसे 0 20 फिर 10 30 30 40, आप जो लेना चाहो ले लो, फिगर जैसे भी लो, बट ऐसा नहीं करना कि 8-10 लाइन ले लिए। लेट्स बी स्मार्ट, हमें एग्जाम में टाइम सेव करना है। आप यहां पर ना सिर्फ 5 ही लेना, पर 5 में एक बात ध्यान रखना, एक ऐसी फिगर होना चाहिए जहां इनकम और डिमांड बराबर आ जाए और एक ज्यादा वाली। क्या बोला, समझ आया? सिंपल, मैं बोल रहा हूं अगर एक इनकम 30 है तो यहां पर एक ऐसी फिगर लेना जहां 30 आ जाए और अगली वाली 40, तो ये हो जाए 35। आप दो फिगर ऐसी लेना, एक जिसमें बराबर आ जाए, एक जो उससे ज्यादा हो जाए। इसका फायदा ये सर, आप एग्जामिनर को हर चीज बता रहे हो, क्योंकि सर हम जब एडी का कर्व सीख के आए थे तो हमने बोला था सर हमारी इनकम क्या होती है, लीनियर रेट से बढ़ती है, हम पूरे चैप्टर के लिए एज्यूम करते, चाहे ये चैप्टर हो चाहे अगले चैप्टर हो, हम एज्यूम करके चलते कि हमारी इनकम लीनियर रेट से बढ़ रही है। तो बात ये होती है सर, हमारा जो कंजम्पशन है वो लीनियर रेट से नहीं बढ़ता सर। स्टार्टिंग में हमारा कंजम्पशन ज्यादा होता है, बाद में सर हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारा कंजम्पशन उस रेट से नहीं बढ़ता है, जिसके कारण हमारी इनकम ज्यादा होती है और कंजम्पशन कम होता है। तो सर ये डायग्राम को आप जस्टिफाई तो तभी कर पाओगे ना जब आपका एडी और एएस का जो शेड्यूल है वो मैच करता है। ये मैं कई बार देखा हूं सर, मैंने टेस्ट लिया, स्टूडेंट ये गलती कर जाते, ये गलती कर जाते हैं, वो शेड्यूल बना देते हैं पर वो उसको डायग्रामेटिकली प्रूव नहीं कर पाते। तो आपका जो शेड्यूल है वो डायग्राम को रिप्रेजेंट करना चाहिए। मेरे को दिक्कत नहीं है, आपको फिगर जो लेना है अपने अपने मन से लो, आप लो अपने फिगर मन से, मेरे को कोई उससे दिक्कत नहीं, बट दो फिगर ऐसी होनी चाहिए, एक जो मैच कर जाए, एक जो ज्यादा वाली हो जाए, बाकी पीछे की तीन आप अपने मन से जो लेना है लो सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, ये एक छोटी सी चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, बट जब भी एडीएएस का शेड्यूल आया है सर, ये हमेशा 4 मार्क्स या 6 मार्क्स का आया है सर, बहुत लमसम क्वेश्चन आता है इसका। आपको सीधा बोलेगा व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीगेट डिमांड, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एडी शेड्यूल। तो सर आपको डायग्राम बनाना है, 4 मार्क्स का भी बनाना है, प्लस लिखना भी है कि वी आर एज्यूमिंग दैट आवर इनकम इंक्रीजेस विद लीनियर रेट। फिर आपको ये भी लिख के बताना है सर आवर कंजम्पशन डजंट इंक्रीज विद द सेम रेट एज आवर इनकम इंक्रीजेस। फिर आपको ये बताना है इन द स्टार्टिंग, ये सब चीजें। अच्छा एक खास बात, ऐसी सब चीजें जब लिख के आओगे एग्जाम में तो सर प्लीज कोई पैराग्राफ में मत लिखना, यू आर वेस्टिंग बोथ टाइम, अपना भी और एग्जामिनर का भी। पॉइंट्स में लिखना, पॉइंट्स में लिखने का फायदा ये है सर, 4 मार्क्स का है, आपने पॉइंट्स में लिखा, अगर ये 5 हो गए ना वो आपको 4 दे देगा। आपने पैराग्राफ में लिखा, मान लो आधा पेज पैराग्राफ का, वो नहीं देगा वो मार्क्स, वो बोलेगा यार पैराग्राफ है फेक रहा है। ये मेंटेलिटी होती है पेपर चेकर की, होती है। इसीलिए आप एग्जामिनर को बताओ, देख भाई तू 4 मार्क्स का पूछा था, 5 पॉइंट लिख के दे रहा हूं
और क्या चाहिए, मार्क्स दे देगा वो आपको। बट आप अगर उसी को पैराग्राफ में कन्वर्ट कर लिए 5 पॉइंट को, वो नहीं देगा मार्क्स, वो काट देगा सर। डीम 4 से जो 4 मार्क्स का है वो डीम 3 से चेकिंग करना स्टार्ट करेगा। ऐसा होता है। ये छोटी-छोटी मिस्टेक है जिसके कारण इकोनॉमिक्स के पेपर में मार्क्स कम हो जाता है। स्कूल में ज्यादा ध्यान कोई देता नहीं है, स्कूल में ये चीज शायद इतना नोटिस पे रखते भी नहीं है, बट बोर्ड्स में काम आती है सर। बोर्ड्स में ये चीज बहुत मैटर करती है। आई बात समझ? एडी शेड्यूल समझ आया सबको? इसका ध्यान रखना सर, ठीक है। उसके बाद है एडी कर्व। सर ये तो एडी कर्व है जो अपन ने ये बनाया है सर, ये एडी कर्व है, एग्रीगेट डिमांड का कर्व है सर, ठीक है। वाई हमारी इनकम होती है जो लीनियर रेट से बढ़ती है, कंजम्पशन है। सर क्या कंजम्पशन कभी जीरो हो सकता है? नहीं, ये तो हम बेसिक सीखे सर, कंजम्पशन कभी जीरो नहीं हो सकता। मिनिमम कुछ ना कुछ तो कंजम्पशन हो गई सर, इसलिए हमारी कंजम्पशन की लाइन ऊपर से टच होती है। सर ये वाला पॉइंट कौन सा होता है? ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पर हमारी इनकम और कंजम्पशन क्या हो गए? बराबर, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, इस चैप्टर से अगर कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन है, खोल देना गेट। क्षेत्र वहां देख के कहीं एडजस्ट करना, जगह का इशू होगा। ध्यान दो सर, प्लीज प्लीज बातचीत नहीं। सर कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इससे तो इससे थ्योरेटिकल आएगा। अब अगर क्वेश्चन एग्जाम में इससे थ्योरेटिकल आता है ना, तो थोड़ा सा ध्यान ये रखना सर कि इसको ऐसे प्रेजेंट करके आना। भयानक जबरदस्त प्रेजेंटेशन माना जाता है इसको। मान ले जैसे एक एग्जाम्पल है, ये क्लोज्ड इकोनॉमी में 2 सेक्टर आया, तो कई स्टूडेंट क्या करते पता है? स्टूडेंट सीधा सीधा लिख देते हैं, इन द केस ऑफ 2 सेक्टर इकोनॉमी देयर आर हाउस होल्ड एंड सॉरी प्रोड्यूसर कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सी एंड आई लिखते हैं, बस छोड़ देते हैं। फिर सी मतलब बता देते सर, हाँ कंजम्पशन है तो कंजम्पशन हाउस होल्ड करता है, आई मतलब इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट प्रोड्यूसर सेक्टर करता है, ये लिख के छोड़ देते हैं। अगर आप ये प्रेजेंट करके आओगे ना सर, बिलीव मी बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा, बहुत अच्छा मार्क्स मिलता है। इट मैटर्स अ लॉट। आप बहुत अच्छा प्रेजेंट, देखो सर आधा खेल प्रेजेंटेशन का है। एक लौते आप नहीं हो पूरे इंडिया में जो ये सब पढ़ रहे हो सर, बहुत लोग है पढ़ रहे, बहुत सारी दुनिया ये पढ़ रही है सर। 90 और 100 या 80 और 90 के बीच का गैप यही है, यही है। 80 वाला भी बंदे को उतना ही इकोनॉमिक्स का नॉलेज है जितना 90 वाले को, बट फर्क ये है कि 80 वाले ने प्रेजेंटेशन में कुछ भी नहीं ध्यान दिया होगा, 90 वाले ने गारंटीड कुछ ऐसा आउट प्रेजेंट किया जिसके कारण उसको मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते चले गए, इसलिए वो 90 टच किए। ये होता है सर। 85 वाला आदमी गधा नहीं है सर, याद रखना। 85 वाला आदमी पढ़ा है सर, इसलिए 85 तक पहुंचा है, बट वो 85 से 90 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसने कुछ छोटी बातें ध्यान नहीं दी। ये बहुत मैटर करता है। आप इसको ऐसे प्रेजेंट करना है, ऐसे प्रेजेंट करके आना है सर एग्जाम में। एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। सी मतलब कंजम्पशन, कंजम्पशन कौन करता है? हाउस होल्ड सेक्टर। सर आई मतलब इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कौन करता है? प्रोड्यूसर सेक्टर, ठीक है। ये हुआ। अब मान लो एग्जाम में यही 4 मार्क्स का आ गया, तो फिर इतने में मत रुकना, फिर आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा सर कि हाउस होल्ड सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करता है, प्रोड्यूसर सेक्टर सर 4 फैक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है। आप इसको आराम से इलैबोरेट कर सकते हो, आराम से इलैबोरेट कर सकते हो, बट डिपेंड करता है कितने मार्क्स का आता है। जैसे ये 2 सेक्टर वाला 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का ही आता है जनरली, तो आपको ये समझना होगा कैसा प्रेजेंट। एक चीज समझो सर, अगर आप कुछ अच्छा प्रेजेंट करते हो तो इकोनॉमिक्स में मार्क्स स्कोर करोगे। प्रेजेंट नहीं करते हो, वही आप एकदम डॉट पॉइंट टू पॉइंट लिख के आ रहे हो चीजें, तो सर मार्क्स पूरे कभी नहीं आएंगे। आप 80 का भी पूरा अटेंड कर लो, वो 70 से ज्यादा नहीं देगा। थोड़ा सा अच्छा प्रेजेंट करोगे कुछ चीजें, तब आप 75 और 80 तक जाओगे सर। आ रही बात समझ? ये चीज का ध्यान रखना। जब हम 3 सेक्टर की बात करते हैं तो तीसरे सेक्टर में कौन सा ऐड हो जाता है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन दोनों करता है? यस सर, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। फिर अपन 4 सेक्टर की बात करते हैं, इसमें सर अपना कौन सा सेक्टर ऐड हो जाता है? एक्सटर्नल सेक्टर, जिसमें क्या होता है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, ठीक है। उसके बाद है सर कंसेप्ट ऑफ एएस, एग्रीगेट सप्लाई। सर सप्लाई कौन करता है? प्रोड्यूसर। हमेशा याद रखना, सप्लाई कौन करेगा? प्रोड्यूसर। सर हमने एग्रीगेट डिमांड में बोला था सर प्लान टू इंकर, क्योंकि हम खर्चा कर रहे थे। यहाँ प्लान टू सप्लाई है सर, जितना प्रोड्यूसर सप्लाई करना चाहता है साल भर में। यहाँ इनकम की बात नहीं होती सर, क्योंकि प्रोड्यूसर के लिए आप इनकम की बात नहीं करते हो। कंज्यूमर जब डिमांड करता है तो उसको इनकम चाहिए होती है, प्रोड्यूसर जब सप्लाई करता है तो वहां पर इनकम की बातें नहीं होती सर, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखना सर। यहाँ देखो ये वाली पॉइंट आपको ध्यान रखना सर, प्लान बाय द प्रोड्यूसर, प्लान बाय द प्रोड्यूसर। एक चीज याद रखना सर कि जो हम वाई लिखते हैं ना सर,
इसी को हम एस भी मानते हैं सर। सर क्यों? सिंपल सा बात है सर, हम इसको एग्रीगेट सप्लाई इसलिए मानते हैं क्योंकि हम मान के चलते हैं, पूरे तीनों चैप्टर के लिए बात मान के चलते हैं, और केशियन की थ्योरी यही बोलती है कि भैया जितना आउटपुट आप बनाओगे उतना पूरा का पूरा क्या कर दोगे, सप्लाई कर दोगे। हम ये मानते ही नहीं है कि हमारे पास कोई स्टॉक बचा हुआ है, हम ये मान के चलते हैं अगर मैं 100 गुड्स बनाया तो पूरे के पूरे 100 बिक जाएंगे, पूरे 100 बिकेंगे तो मेरे पास 100 की इनकम आएगी। इसीलिए एग्रीगेट सप्लाई को इनकम भी बोला जाता है। ठीक है, ये इसके पीछे का लॉजिक है, ये इसके पीछे का लॉजिक है जो आपको ध्यान रखना है। आई मेरी बात समझ कि एग्रीगेट सप्लाई को अपन इनकम क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम ये मान के चलते हैं सर कि जितना सप्लाई कर रहा है प्रोड्यूसर उतनी ही उसकी इनकम होगी, कोई क्लोजिंग स्टॉक होगा ही नहीं सर। ठीक है, अगला है कंजम्पशन फंक्शन, ये याद है किसी को? C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी बार। ये C का मतलब क्या होता है? टोटल कंजम्पशन। ठीक है, ये C बार का मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन। ठीक है, ऑटोनोमस कंजम्पशन। सर क्या ऑटोनोमस कंजम्पशन जीरो हो सकता है? नहीं, ये कभी जीरो नहीं हो सकता। तो क्या टोटल कंजम्पशन जीरो हो सकता है? नहीं। अबे जब ये जीरो नहीं होता तो ये जीरो कैसे हो जाएगा? हो ही नहीं सकता। सर बी मतलब क्या होता है? एमपीसी। एमपीसी का फुल फॉर्म मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। यहां पर सी है इसलिए यहां सी आ गया। ठीक है, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। सर एमपीसी अगर मेरा 0.8 है तो क्या रिप्रेजेंट करता है? हर एक रुपए की इनकम में, हर एक रुपए की इनकम में 80 पैसे में क्या कर रहा हूं? कंजम्पशन के पीछे यूज कर रहा हूं, 20 पैसे सेविंग कर रहा हूं। मेरी इनकम के दो ही पार्ट होते हैं, y इज इक्वल टू सी प्लस एस। अगर 1 रुपए कमा रहा हूं और उसमें 80 पैसा खर्चा कर रहा हूं तो 20 पैसा क्या हो जाएगा? सेविंग। ध्यान रहेगा। सर y का मतलब अपन ने क्या बोला? इनकम। क्रिस्टल क्लियर? ऐसे ही सर, अच्छा एपीसी भी होता है। एपीसी क्या होता है सर? सी अपॉन वाई। सर एपीसी क्या रिप्रेजेंट करता है? सर ये टोटल कंजम्पशन की बातें हो रही है यहाँ पर जो कंजम्पशन है वो कौन सा है? टोटल कंजम्पशन। ठीक है, यहाँ पर टोटल इनकम की बात है। तो सर एमपीसी में क्या होता है? चेंज। चेंज, ये देखो ट्रायंगल बना हुआ है सर, चेंज की बातें होती है। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना, वहां पर चेंज की बातें हो। एपीसी में अपन सी अपॉन वाई बोलते हैं सर, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मेरा क्वेश्चन है एपीसी क्या जीरो हो सकता है? नहीं, कभी नहीं हो सकता सर। कंजम्पशन जीरो कैसे होगा? एपीसी नेगेटिव हो सकता है? नहीं। सर एपीसी एक से ज्यादा हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है सर, क्यों नहीं हो सकता? शुरुआत में आपकी इनकम कम होती है, कंजम्पशन ज्यादा होते हैं सर। आई बात समझ? बैठा दिमाग में? अब बात करते हैं सेविंग फंक्शन की। सर सेविंग फंक्शन क्या था? एस इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। सर हमारी इनकम के दो ही हिस्से, अगर सर मैं 100 रुपए कमा रहा हूं और अगर मैं 100 में से 50 खर्चा कर देता हूं तो 50 सेविंग। तो सर मैं ये बोलता हूं यहां पर एस का मतलब होता है टोटल सेविंग। ठीक है, एस का मतलब होता है टोटल सेविंग। माइनस सी बार इसलिए होता है सर क्योंकि अगर आपकी इनकम जीरो भी है तो भी आप जो मिनिमम कंज्यूम करोगे उससे आपकी सेविंग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि जो आपने पहला पैसा सेव किया था उसी में से तो खर्चा करोगे। तो सर आपकी कंजम्पशन क्या, सेविंग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसीलिए अपन यहाँ माइनस सी बार करते हैं। ऑटोनोमस कंजम्पशन से हमारी सेविंग कम होती है। ठीक है, एग्जाम में हड़बड़ाना नहीं। अगर सेविंग फंक्शन में ये -25 दिया ना तो समझ जाना मिनिमम कंजम्पशन कितना है? 25। माइनस मत बोल देना, 25 है मिनिमम कंजम्पशन। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। फिर हमने बोला सर 1 माइनस बी। बी मतलब क्या था? एमपीसी। तो प्रैक्टिकली ये क्या हो जाएगा? एमपीएस। ठीक है, तो सर हमारी इनकम के दो हिस्से, कंजम्पशन और सेविंग। हमने कंजम्पशन 0.8 बोला था तो सेविंग कितनी हो गई थी? 0.2। और वाई मतलब इनकम। क्लियर है सबको? सर एमपीएस का फॉर्मूला क्या था? चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। ठीक है, ये एवरी एडिशनल, मार्जिनल वर्ड का मतलब होता है एवरी एडिशनल। हर एक रुपए में मैं कितना कंज्यूम करूंगा, कितना सेव करूंगा, ये रिप्रेजेंट करता है सर मार्जिनल। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था सर एपीएस, फॉर्मूला एस अपॉन वाई। सर क्या ये टोटल सेविंग है? यस। क्या ये टोटल इनकम है? यस। तो बात ये है सर, एपीएस जीरो हो सकता है? क्या एपीएस जीरो हो सकता है? हाँ सर, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं होगा सर? शुरुआत में आपकी कंजम्पशन ज्यादा रहते हैं, सेविंग कम होती है या नहीं भी होती है,
तो सर आपका एपीएस 0 हो सकता है ना। मेरा क्वेश्चन एपीएस नेगेटिव हो सकता है। हाँ सर, शुरुआत में आपकी इनकम ज्यादा है, सॉरी इनकम कम है, इनकम 0 मान लो और कंजम्पशन है, तो सेविंग क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो सर आपकी शुरुआत में सेविंग भी क्या नेगेटिव हो सकता है। सर ये क्या एक से ज्यादा हो सकता है? नहीं सर, आप इनकम से ज्यादा सेव कैसे करोगे, पॉसिबल ही नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आई बात समझ, बैठा दिमाग में। फिर हम एक इक्वेशन पढ़ते हैं, याद है, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। सर कई बार ये प्रूव करने को आता है 3 मार्क्स में, याद रखना सर, एलएचएस आरएचएस बहुत सिंपल होता है। इसका फॉर्मूला डालो, प्लस चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई इज इक्वल टू 1। फिर वो आप एलसीएम निकालते हो, चेंज इन सी, फिर चेंज इन सी प्लस चेंज इन एस इज इक्वल टू 1, सॉरी ये वाई, ठीक है। तो फिर ये क्या आ जाता है सर, चेंज इन वाई आ जाता है अपॉन चेंज इन वाई इज इक्वल टू 1, ये 1। एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, या इसके लिए ये याद रखना y इज इक्वल टू सी प्लस एस, ये चीज को याद रखना। बेटा ये दिमाग में क्लियर हुआ सबको। अच्छा, अब इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे को लगता है आपको ध्यान रखनी चाहिए, दैट इज इसका जो जॉइंट डायग्राम है, अति में इंपॉर्टेंट, अति में इंपॉर्टेंट, अति में इंपॉर्टेंट। अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया या 4 मार्क्स का आया तो गारंटीड पूछते सर, शो द कंजम्पशन एंड सेविंग फंक्शन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। बहुत पेटेंट क्वेश्चन है सर, भयानक आता है ये क्वेश्चन, बहुत आता है। पहले तो भयानक आता था, अभी थोड़ा कम है, बट आता है सर, ये अभी भी आता है क्वेश्चन। सर सेविंग नेगेटिव से क्यों चालू हुई, क्योंकि सर स्टार्टिंग में इनकम 0 है और फिर भी कंजम्पशन है, तो हमारी सेविंग क्या हो गई, नेगेटिव। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट। सर प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम, एक बार घर में प्रैक्टिस करके जाना, नहीं जाओगे तो वहां जाके बनेगा नहीं सर, बैंड बच जाएगी। एक बार घर में प्रैक्टिस करके जाना। आई बात समझ, बैठा दिमाग में। बाकी इस चैप्टर में इतना ही कुछ है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में, ठीक है।